आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में और प्रकाश से संबंधित जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में। उसके बाद आगे आने वाली क्लासों में हम प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को देखेंगे। ठीक, फिलहाल हम ये देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ठीक ना, तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक बाह्य भौतिक कारण है जिसके वजह से हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति होती है। ठीक, अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे प्रकाश के गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में? तो प्रकाश के गुणधर्म के बारे में। प्रकाश के गुणधर्म क्या? प्रकाश के गुणधर्म। ठीक, तो देखिए क्या है कि प्रकाश क्या है कि अदृश्य होता है। प्रकाश को तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि प्रकाश के जो प्रभाव हैं, प्रकाश के प्रभावों को हम निश्चित रूप से क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे में एक स्पष्ट आंखों वाला व्यक्ति जो है किसी अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। होता क्या है कि जैसे उस कमरे की बत्ती को ऑन की जाती है तो उस कमरे में रखी वस्तुएं जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। दरअसल होता क्या है वहां पे कि जैसे ही बत्ती ऑन की जाती है तो प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है, यानी कमरे में रखी हुई वस्तु पे पड़ता है और वहां से पुनः टकराकर जो हमारी आंखों तक पहुंचता है। और जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारी आंखों की रेटिना पे जो है बनता है और हमें वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। ठीक ना, तो इसी तथ्य का उपयोग करते हुए हम प्रकाश के गुणधर्म का पहला जो है गुणधर्म लिखेंगे कि प्रकाश क्या होता है भाई? तो प्रकाश जो है अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इससे वस्तुओं की दृश्यता होती है। वस्तुओं की क्या होती है भाई? तो दृश्यता होती है। ठीक, तो पहला गुणधर्म ये हो जाएगा कि प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इससे वस्तुओं की दृश्यता होती है। ठीक, दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। ठीक ना, प्रकाश एक प्रकार क्या होता है जी? तो ऊर्जा होता है। ठीक, अब तीसरा गुणधर्म हम लोग ये लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब देखिए, जब प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जब ये तरंग होगा तो उस स्थिति में इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक ना,
तो ये प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसलिए इसके गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक ना। जैसे मान के लिए कि आप किसी तालाब के किनारे बैठे हैं और आप पत्थर उठा के तालाब में क्या हो रहे हैं, फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। अब जैसे ही पत्थर पानी में जाता है, गिरता है, तो पानी की सतह पे एक प्रकार की क्या होती है, तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो बीच से शुरू होकर किनारों तक क्या होती हैं, फैल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकाश को भी जो है चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होता नहीं है। होता क्या है कि प्रकाश जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है इनकी सहायता से क्या करता है, वो ट्रेवल करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश जो है इसके गमन के लिए जो है द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, तो कितने गुणधर्म हो गए, तो 3। पहला क्या है कि प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इससे वस्तुओं की दृश्यता होती है। दूसरा क्या है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। और तीसरा क्या है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसलिए इसके गमन के लिए गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अब अगले गुणधर्म में हम लिख सकते हैं कि प्रकाश हमेशा जो है एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। तो प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसको एक प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। एक काम कीजिए कि आप अपने घरों पे जो है या आपके पास अगर कोई मोमबत्ती है तो आप मोमबत्ती को क्या करें, जलाएं। ठीक ना, मोमबत्ती को जो है जलाएं। अब साथ ही क्या करें कि एक छोटे से पीवीसी जो पाइप आता है प्लास्टिक वाला, उस पाइप का एक टुकड़ा लें और उससे क्या करें, उस पाइप से जो है मोमबत्ती का जो ज्वाला क्षेत्र है उसको अपनी आंखों से देखें। होगा क्या कि पाइप जब तक सीधा रहेगा, मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र जो है आप अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से क्या करेंगे, देख पाएंगे। ठीक, अब अगली स्थिति में आप क्या करें कि पाइप को थोड़ा सा क्या कर ले, बेंड कर ले, इसको मोड़ दें। अब जैसे ही पाइप को आप मोड़ करके फिर से मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र को देखने की कोशिश करेंगे तो मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र जो है आपको दिखाई नहीं देगा। कारण क्या है, कारण ये है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चल रहा है। अब जैसे ही पाइप को मोड़ेंगे तो प्रकाश, पाइप तो मुड़ जाएगा लेकिन प्रकाश जो है नहीं मुड़ पाएगा, जिस कारण जो है मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र जो है आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश सदैव जो है एक सीधी रेखा में क्या गमन करता है, गति करता है। ठीक, और तो आपके पास कितने गुणधर्म हो गए प्रकाश के, तो 4। पहला था कि प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इससे वस्तुओं की दृश्यता होती है। दूसरा क्या है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। तीसरा क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और चौथा क्या है कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है, गमन करता है। ठीक, आप एक गुणधर्म और ऐड कर सकते हैं इसमें। आप लिख सकते हैं कि प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक ना।
तो टोटल कितने गुणधर्म हो गए भाई प्रकाश के? तो 5। कौन कौन से? तो प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इससे वस्तुओं की दृश्यता होती है। दूसरा क्या है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तीसरा क्या है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। चौथा क्या है कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है। और पांचवा क्या है कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ठीक ना। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में कि किरण क्या होता है और प्रकाश पुंज क्या होता है, इन सब। किरण, ठीक। तो ये क्या है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक ना। ये प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। इसके बाद आपको देखना है प्रकाश पुंज। क्या? प्रकाश पुंज। ठीक ना। प्रकाश पुंज क्या होता है? तो कहा जाता है कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक। यानी किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। यानी कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला हो जाएगा समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक ना। क्या हो जाएगा? तो समानांतर प्रकाश पुंज। आपका दूसरा हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या हो जाएगा भाई? अभिसारी प्रकाश पुंज। और आपका तीसरा हो जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक। क्या? अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक ना। देखिए समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? तो देखिए कि ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या हो? समानांतर हो। यानी कि ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या हो? समानांतर हो। तो वैसे प्रकाश पुंज को कहा जाता है समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक ना। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। इसमें क्या होता है कि ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें किसी एक बिंदु पे जो है मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक ना। यानी किसी एक बिंदु पे जो है वो आके क्या होंगी? मिलती हुई दिखाई देंगी, मिलती हुई मालूम पड़ेंगी। तो वैसे प्रकाश पुंज को कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहा जाता है भाई? तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। और इस प्रकाश पुंज का दूसरा भी नाम है, इसको संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संश्रित प्रकाश पुंज। ठीक ना। और आपका तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या भाई? तो अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें क्या होता है कि इस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु से जो है निर्गत होती हुई प्रतीत होती है। यानी कि एक बिंदु से क्या होती है? निर्गत हो जाती है, यानी आगे जाके फैल जाती है। तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? तो अपसारी प्रकाश पुंज। और इसका भी दूसरा नाम है, यानी किसको हम लोग कहते हैं? अपसरित। क्या कहेंगे भाई? तो अपसरित प्रकाश पुंज कहेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किरण क्या होता है और प्रकाश पुंज क्या होता है और प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। यानी किरण प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। समानांतर प्रकाश पुंज यानी कि ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या हो? समानांतर हो, उसको समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। और अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कि संश्रित प्रकाश पुंज जिसकी किरणें जो है किसी एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होंगे, उसको हम लोग कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। और एक तीसरा जो है आपका क्या हो जाएगा? अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक ना। तो इस तरीके से हमने इन सभी को जो है देखा।
अभी जो है हम लोगों को पढ़ना है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक ना। तो प्रकाश उत्पन्न करने और न करने के आधार पे वस्तुओं को जो है यानी पदार्थों को जो है दो भागों में बांटा गया है। तो एक पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं प्रकाश क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उनको कहा जाता है आत्मदीप्त। क्या कहा जाएगा भाई, तो आत्मदीप्त, आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक ना। यानी कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई, आत्मदीप्त कहलाते हैं, ठीक ना। क्या कहलाते हैं, तो आत्मदीप्त कहलाते हैं, ठीक। जैसे इसके उदाहरण हो जाएंगे, उदाहरण में आप लिख सकते हो सूर्य, तारे, दीपक आदि, मोमबत्ती और बल्ब हो सकता है। अब दूसरे ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उनको कहा जाता है अदीप्त। क्या कहा जाएगा, तो अदीप्त पदार्थ कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा, अदीप्त। यानी कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उत्सर्जित नहीं करते हैं, अदीप्त कहलाते हैं, ठीक ना। क्या कहलाते हैं, तो अदीप्त कहलाते हैं। और इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे मान के लिए हो गया किताब, हो गया टेबल, हो गया डेस्क आदि कर सकते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। पेड़ पौधे हो गए, सभी चीज। तो ऐसे होता है। और एक और भी होता है जिसको कुछ लोग कहते हैं प्रदीप्त, ठीक ना। जैसे में क्या है, चंद्रमा क्या है कि स्वयं प्रकाश तो उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, वो चमकता जरूर है, ठीक ना। तो चंद्रमा जो है वो प्रदीप्त की श्रेणी में आता है, और कुछ लोग उसे अदीप्त भी कहते हैं। लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चंद्रमा जो है वो प्रदीप्त होगा या अदीप्त होगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं प्रकाशिकीय माध्यम। क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रकाशिकीय माध्यम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना भाई। तो प्रकाशिकीय माध्यम, ठीक। क्या पढ़ना है हमें, तो प्रकाशीय माध्यम पढ़ना है। प्रकाशीय हम लिख देंगे, प्रकाशीय माध्यम, ठीक ना। देखिए कहा जाता है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, कहां से निकलकर भाई, तो वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। और ये प्रकाशीय माध्यम जो है दो प्रकार का होता है। आपका पहला हो जाएगा समांगी माध्यम,
और दूसरा हो जाएगा विषमांगी माध्यम, ठीक ना। यानी कि प्रकाशिकीय माध्यम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। और इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं प्रकाशिकीय माध्यम में, आप इसमें लिख सकते हैं हवा, पानी, कांच, कैल्साइट आदि कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए समझते हैं कि समांगी माध्यम क्या होता है और विषमांगी माध्यम क्या होता है, ठीक ना। देखिए समांगी माध्यम कि ऐसा प्रकाशिकीय माध्यम जिसके प्रत्येक गुण के बनावट और यानी कि प्रत्येक भाग के बनावट और गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि ऐसा प्रकाशिकीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं उसे हम कहते हैं समांगी माध्यम। यानी कि ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं, समांगी माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, तो समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे में हो जाएगा आपका पानी हो जाएगा, यानी कि जल, पानी, उदाहरण लिख देंगे आप लोग, पानी, कांच आदि कर सकते हैं, ठीक। वैसे विषमांगी माध्यम में होगा कि ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी माध्यम कहेंगे। यानी कि ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होते हैं, ठीक है। प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होते हैं उसे कहेंगे विषमांगी माध्यम। क्या कहेंगे भाई, तो विषमांगी माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे में हो जाएगा इसमें कैल्साइट, क्या हो जाएगा जी, तो कैल्साइट और साथ में क्या हो जाएगा, विभिन्न यानी कि ठंडे एवं गर्म हवाओं का मिश्रण, ठीक ना। ये हमारा हो जाएगा विषमांगी माध्यम, ठीक। तो हमने क्या देखा, माध्यम देखा कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, तो प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है वो प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, ठीक। जैसे में हवा, पानी, कांच, कैल्साइट आदि, ठीक है। दूसरा है समांगी माध्यम, यानी कि ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट क्या होते हैं, समान होते हैं, उसको हम कहते हैं समांगी माध्यम। और दूसरा जो है इसमें दिया हुआ है विषमांगी माध्यम। तो विषमांगी माध्यम ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट क्या होते हैं, असमान होते हैं, उसे हम कहते हैं विषमांगी माध्यम। कैल्साइट, ठंडी एवं गर्म हवाओं का मिश्रण जो है ये उदाहरण है किसके, विषमांगी माध्यम के, ठीक है। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो जाता है और किसी से नहीं हो पाता है और किसी से आंशिक रूप से हो जाता है, ठीक। तो उन वस्तुओं को हम लोग जो है अलग अलग नामों से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक। यानी कि हम सबसे पहले जानेंगे पारदर्शी वस्तु के बारे में। किसके बारे में,
तो पारदर्शी वस्तु के बारे में, ठीक ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। क्या लिख सकते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ लिख सकते हैं, ठीक, पारदर्शी पदार्थ। इसका आप डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जिन पदार्थों से होकर, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। पारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे जिससे प्रकाश जो है आसानी से क्या हो जाएगा, आर पार जो है निकल जाएगा। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे भाई, तो इसके उदाहरण हो जाएगा कांच। क्या हो जाएगा उदाहरण में इसका, तो हो जाएगा कांच, हवा और पानी आदि कर सकते हैं, ठीक। यानी कांच, हवा, पानी ऐसे पदार्थ है जिनसे प्रकाश जो होता है क्या होता है, आसानी से आर पार जो है निकल जाता है, ठीक। इसके साथ ही आपके पास जो है दूसरा हो जाएगा क्या, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, ठीक ना, अपारदर्शी पदार्थ। यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ, यानी कि जिन पदार्थों से प्रकाश जो है आर पार नहीं निकल पाता है, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ, ठीक ना। यानी कि जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है उसको हम क्या कहेंगे, तो अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ठीक ना। यानी कि हम लिख दे रहे हैं कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश गमन नहीं कर सकता, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक। जैसे में लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, ये सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो अपारदर्शी के, ठीक ना। इसके बाद एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं भाई, पारभासी पदार्थ, ठीक ना। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश जो है आंशिक रूप से क्या होता है, गुजरता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो जाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा घिसा हुआ कांच। क्या हो जाएगा भाई, तो घिसा हुआ कांच और तेल लगा कागज, ठीक ना। ये उदाहरण हो जाएंगे इसके पारभासी के। बहुत बढ़िया। अब आज के इस क्लास में हम सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है छाया, शैडो। कि छाया क्या होता है और छाया बनता कैसे है, इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। छाया के बारे में हमें पढ़ना है, तो बहुत बेसिक सा है ये छाया, कि छाया क्या होता है, ठीक है ना।
आज हम देखेंगे कि छाया का निर्माण होता कैसे। छाया, आज की क्लास का ये सबसे आखिरी टॉपिक है, छाया, शैडो। देखिए होता क्या है कि जब जैसे मान चलिए कि अंधेरी रातों में आप क्या करते हो, जैसे मान चलो कि आपके पास है क्या है, टॉर्च है। आपके पास एक टॉर्च है, ठीक, और आप उस टॉर्च को क्या करते हो, जलाते हो। टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च का जो प्रकाश है वो फैलता है चारों तरफ। अब सामने कोई, यानी कि टॉर्च का प्रकाश जहां जा रहा है उसके सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाए, ठीक ना, कोई व्यक्ति आ जाए तो होगा क्या कि व्यक्ति जब सामने आ जाएगा तो टॉर्च का जो प्रकाश है उस व्यक्ति को पार नहीं कर पाएगा, और जब पार नहीं कर पाएगा तो उस व्यक्ति के पीछे जो है एक अंधेरा क्षेत्र क्या होगा, बन जाएगा, ठीक ना। तो जो पीछे अंधेरा क्षेत्र जो बनेगा उस व्यक्ति के पीछे, उस अंधेरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। जैसे मैं, आप देखते हो कि रात होता है, रात के बाद जो है सुबह होती है। जब सुबह होती है तो जब सूर्य उदय होता है, तो जब सूर्य उदय होता है तो आप देखते हैं, ये नोटिस करेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य का प्रकाश जब हम लोगों के शरीर में पड़ता है तो हम लोगों के पीछे जो है ये क्या होता है, अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, ठीक ना। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है छाया को समझने का। अब छाया एक्चुअल में बनता कैसे है, तो जब प्रकाश के गमन पथ की जो दिशा होती है, जैसे में इस टॉर्च के प्रकाश का जो गमन पथ का जो दिशा है, ठीक, तो उस प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब कोई अपारदर्शी वस्तु हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं या आ जाती है, तो उस स्थिति में होता क्या है कि प्रकाश जो है उस अपारदर्शी वस्तु को जो है पार नहीं कर पाता है, और जब प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिस कारण से उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र हो जाता है, बन जाता है, और उसी अंधेरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, ठीक ना। तो कुल मिला जुला करके जो है आप क्या कर सकते हो, छाया का परिभाषा बता सकते हो कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा में, कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिससे वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई, छाया कहते हैं, ठीक ना। यानी कि एक बार फिर सुनेंगे कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिस कारण जो है वहां एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, और उस अंधेरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, ठीक। तो अभी आज की क्लास में हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के भौतिक गुणधर्म क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा किरण क्या है, और साथ ही हमने पढ़ा कि प्रकाश पुंज क्या है और प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद से हमने पढ़ा कि आत्मदीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, और साथ ही हमने पढ़ा प्रकाशिकीय माध्यम, और जो कि दो प्रकार के थे, समांगी और विषमांगी माध्यम, और उसके साथ साथ जो है हमने पढ़ा है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे हमें पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी, और आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा है क्या, छाया, कि छाया किसे कहते हैं।
और इसके बाद वाले टॉपिक जो हैं आपको आने वाले क्लासों में जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप लोग बने रहिए और बहुत सारा जो है प्यार दीजिए, ताकि हम आप लोगों के सामने जो है ऐसे जो है क्लास की वीडियो जो है आपके सामने देते रहें।